नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका अपना साथी बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के संदर्भ में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित आईडीसी के अध्यक्ष के द्वारा ली गई वर्चुअल मीटिंग की सच कहानी को लेकर के आज मैं आपके बीच हाजिर हूं। हालांकि इससे पहले मैं इस एपिसोड को आप तक पूरा करूं, मैं अपने तमाम उन साथियों से क्षमा चाहूंगा। पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा ले लेता हूं जिनको आज का एपिसोड मेरा बुरा लगे, क्योंकि मैं डॉक्टर श्रीवास्तव हूं। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम सिद्धांत के लिए अपने 37 वर्षों को लगा चुका हूं। हमारे गुरु स्वर्गीय रमाशंकर जी, उनके साथी डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी, डॉक्टर रमाशंकर जी के अनुयायी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे कलीग्स डॉक्टर सरिता सिंह, डॉक्टर अशोक शुक्ला, हम सब की जो मेहनत थी, हमने सोचा था कि हम तब तक अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे जब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे ये युवा साथी, मैं उनको सबको युवा साथी इसलिए कहता हूं कि शायद जितने भी प्रपोजलिस्ट गए थे उसमें से एक दो हो सकता है कि मुझसे उम्र में बड़े हों, लेकिन अनुभव में मुझसे सभी छोटे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, एक भी सिंगल पर्सन जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रपोजल कमेटी में गया था, चाहे वो 3 प्रारूपों में गए हों या 2 प्रारूपों में गए हों, हर प्रपोजलिस्ट ने, हर प्रपोजल कमेटी ने डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एंड कंपनी की उपेक्षा इस कारण की कि कहीं पर अगर इनकी बात भारी पड़ गई तो हम लोगों को कौन पूछेगा। और जैसे बैट्समैन खेलते खेलते उन्होंने अपने सारे लीग मैच खेल लिए और सेमीफाइनल में पहुंचे तो सेमीफाइनल को हार के वापस आ गए, फाइनल की चाह उनकी रह गई। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि 17 और 18 को सेमीफाइनल खेला गया, अभी फाइनल मैच नहीं है, और सेमीफाइनल मैच में इन लोगों ने जिस तरह की बैटिंग की वो बैटिंग बड़ी हास्यास्पद रही। अब मैं बैटिंग नंबर 1 की बात करता हूं। सबसे पहले हमारे पास आज बहुत दिन भर के तमाम फोन कॉल्स और उनकी विवेचना के बाद मैं आपके बीच पहुंचा हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं बुधवार को आपके बीच आईडीसी कमेटी के वर्चुअल मीटिंग की यथार्थ की कहानी लेकर के आपके बीच आऊंगा। क्योंकि हमारे पूरे देशवासियों को इस बात की सच कहानी शायद पता ना हो। लोगों ने अपने फोटो डाले, अपने 8 लाइन 10 लाइन या 1 पैराग्राफ का उन्होंने अपना कमेंट्स लिखा और सबको बताना चाहा कि मैंने किला जीत लिया, मैंने किला जीत लिया। लेकिन दरअसल इनकी बैटिंग फ्लॉप रही, इनकी कैचिंग फ्लॉप रही, इनकी फील्डिंग फ्लॉप रही और आईडीसी इनके ऊपर हावी रहा। अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देश के एक नामी गिरामी संस्थान के डायरेक्टर ने एक प्रेस रिपोर्टर के सामने, माइक के सामने बड़े गर्व से कहा कि मैंने आईडीसी से कह दिया कि मेरा एलोपैथिक हॉस्पिटल है, एलोपैथिक चिकित्सक हमारे यहाँ हैं, वो डायग्नोस करते हैं पेशेंट को और फिर हम उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों का उपयोग करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने साथियों, कम से कम उन्होंने 1 लाइन अंतिम में कहा कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का प्रयोग करता हूं। मैंने उनके उसी जो लाइव प्रसारण उनका आ रहा था, मैंने उसमें 2 सवाल लिखे थे कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एलोपैथी की बैसाखी पर डायग्नोस की जाएगी? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पास अपना डायग्नोस करने का कोई तरीका नहीं है, और अगर नहीं है तो ये 150 साल से कैसे चल रही है? बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक गंभीर व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं इतने बड़े संस्थान का निदेशक हूं और मैं देश नहीं बल्कि विदेश, उन्होंने यहां तक कहा कि बांग्लादेश, जापान और अमेरिका से उनके हॉस्पिटल में रोगी आते हैं और ठीक होकर के जाते हैं। अब मैं तो रिकॉर्ड गाता नहीं हूं, दिखाता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं है, लेकिन मेरे पास फोन नंबर्स हैं अमेरिका के, कनाडा के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और भारत के तो कई राज्यों के नंबर, फोन कॉल, पेशेंट के फोन कॉल्स नंबर हैं। मैं नंबर दे सकता हूं आईडीसी कमेटी को और अपने सम्मानित साथियों को
कि आप इस नंबर पे कॉल करें और आप सिर्फ इतना पूछें कि क्या आप डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को जानते हैं, तो वो बताएंगे कि वो किस संदर्भ में मुझे जानते हैं। मैंने उनकी अगर दवा आरंभ की है तो वो बताएंगे, दवा उनकी चल रही है तो बताएंगे, और अगर उनको फायदा हो रहा है तो बताएंगे। और वो सारे के सारे कैंसर और लंग्स से पीड़ित हैं, माउथ कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, और मैं उनके बीच लगातार बना हुआ हूं। लेकिन चूंकि मैं इसका प्रचार अभी इसलिए नहीं कर रहा था, इसके वीडियो और डेमो इसलिए नहीं डाल रहा था कि मैं भी आईडीसी के इस सेमीफाइनल मैच का इंतजार कर रहा था। मैंने देखा लोगों ने अपनी वाहवाही ली। तो ये थे हमारे पहले ओपनिंग बैट्समैन, जिसको हम ना कहें बल्कि फिनिशिंग बैट्समैन थे। तो इन्होंने फिनिशिंग बैटिंग में ये कहा कि मेरा संस्थान एलोपैथिक संस्थान है, मेरे यहाँ एलोपैथिक के डॉक्टर हैं जो डायग्नोस करते हैं अपने तरीके से, और फिर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियों का प्रयोग करते हैं। और ये बात मैंने ही नहीं सुनी, पूरे देश ने सुना, जहां तक उनका लाइव प्रसारण गया। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को सुन करके कि जो लोग बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं, अगर आपने अपने मुंह से ये कह दिया कि आपके यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल है और एलोपैथी के डॉक्टर्स उसको डायग्नोस करते हैं, तब आप उन मरीजों पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ देते हैं, तो क्या ये बात किसी के गले उतरेगी? क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि आप एलोपैथी डॉक्टर से डायग्नोस कराते हैं, एलोपैथी अस्पताल खोलें और फिर उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा कैसे दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हो सकता है आप उसमें पेन किलर दे रहे हो, एलोपैथिक दवा का उपयोग कर रहे हो। हालांकि आपने इस बात का चैलेंज किया कि मैंने आईडीसी कमेटी के मेंबर्स को आमंत्रित किया है कि आप मेरे हॉस्पिटल में आइए। अच्छी बात है, आपने कम से कम ये दिलेरी दिखाई, मैं आपको इसके लिए शाबाशी देता हूं। और मैं आपका भी मानता हूं कि आप भी मुझसे अनुभव में अभी पीछे हैं। ये आप स्वीकार कर लें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रपोलिस्ट कमेटी में एक दो लोगों को छोड़ के वो उम्र में उससे बड़े हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, लेकिन एक्सपीरियंस में 37 और 38 साल का एक्सपीरियंस आप में से किसी का नहीं है। इस बात को आप अहंकार में मत लीजिएगा। मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना समय गंवाया है, अपनी सर्विस के साथ मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का टच बनाए रखा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मैंने बारीकियों से देखा और समझा है। अब आइए हम दूसरे बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन की बात कर लेते हैं। ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी वही घिसी पिटी बैटिंग किया कि इटली से चली, जर्मनी गई, हम कोहेबेशन प्रोसेस से बनाते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं। और आईडीसी कमेटी के प्रेसिडेंट ने सीधे कहा कि मुझे इतिहास भूगोल मत बताइए, आप अपने पेशेंट का रिकॉर्ड बताइए, आप ये बताइए दवाएं आपकी बनती हैं तो कैसे बनती हैं, उनका स्टेरलाइजेशन क्या है, आपका फार्माकोपिया क्या है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आईडीसी कमेटी के चेयरमैन ने सीधे कह दिया कि हमको होम्योपैथी और आयुर्वेद का फार्माकोपिया मत समझाइए, अगर आपके पास 4 लाइन का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई फार्माकोपिया हो तो बता दीजिए। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा जो हुई, हमारे एक 3 पीएचडी अपने आप को कहने वाले साथी वो भी गए, और अभी रिसर्च में यशवंत पर पीएचडी करने वाले हमारे साथी जिन्होंने पहले ही पोस्ट डाल दिया कि विश्व में प्रथम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पीएचडी करने वाले। अब पीएचडी करने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उस जहां से उन्होंने पीएचडी किया उस संस्थान ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझा कि नहीं समझा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनाम पीएचडी का कन्वर्सेशन वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार। लेकिन फिलहाल मैं उनको पीएचडी होल्डर स्वीकार करता हूं, और मैं ये भी सुनता हूं कि संभवतः वो कहीं यम फार्मा करके अपना कार्य आरंभ किए हैं। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति कितने गंभीर हैं मैं भी इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जो मूल बातें होनी चाहिए उस पर वो भी अपने आप को नकार रहे हैं। हमारे एक और साथी महारथी जो मध्यक्रम की बल्लेबाजी करते हैं, बहुत स्लो करते हैं, लेकिन अपने आप को युवराज सिंह के बराबर समझते हैं कि वो शायद 6 गेंदों पे छक्के मार जाएं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भौतिक विज्ञान चिकित्सा पर आधारित है। अब भौतिक विज्ञान की चिकित्सा पर आधारित, भौतिक विज्ञान पर चिकित्सा विज्ञान आधारित है, तो फिर जीव विज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई, रसायन विज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। आईडीसी कमेटी के प्रेसिडेंट ने हंसते हुए कहा कि क्या बायोलॉजी को ओवरलुक कर दिया जाए, केमिस्ट्री को ओवरलुक कर दिया जाए, बायोकेमिस्ट्री को ओवरलुक कर दिया जाए और फिजिक्स को ही मान लिया जाए। तो मेरा तो एक सीधा सा सवाल है कि फिर सारे देश के इंजीनियर जो फिजिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, जिनका फिजिक्स में बहुत गहन अध्ययन होता है, या फिजिक्स के वो तमाम देश के प्रोफेसर सभी अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सक कहना शुरू कर देना हमारे इस युवा बैट्समैन के आधार पर। फिजिक्स को जीव विज्ञान से, फिजिक्स के सिद्धांत को हम कहीं पर समावेश कर सकते हैं, मैं इस बात से नकारता नहीं हूं, लेकिन इस चिकित्सा पद्धति को यह कह देना कि भौतिक विज्ञान पर आधारित चिकित्सा विज्ञान है, इस बात में टोटल
इलेक्ट्रोहोमोपैथी को तमाचा मारना या इलेक्ट्रोहोमोपैथी को कुल्हाड़ी से मार के उसकी हत्या कर देने के बराबर है। चिकित्सा विज्ञान जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पर ही आधारित हो सकता है। भौतिक विज्ञान से हम सहारा तो ले सकते हैं किसी बात को अपने एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जहां पर जैव ऊर्जा की बात है तो फिर वही जैव ऊर्जा की बात है कि आपने S1 में 9 पौधे क्यों मिलाए, W में 20 पौधे मिलाने की जरूरत क्या पड़ी, कितनी जैव ऊर्जा आप देना चाहते हैं, क्या एक पौधे में जैव ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी? अगर हम ऊर्जा ज्यादा हो जाए, हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी पहुंच जाए, हम विटामिन ज्यादा ले लें या हम कोई फूड प्रोडक्ट ज्यादा ले लें, तो क्या उसका साइड इफेक्ट हमारे नहीं होगा? हमारे फोड़े फुंसी नहीं निकल आएंगे, हमारा डाइजेशन खराब नहीं हो जाएगा, हमारी आंखों में जलन नहीं होगी या हमारा सर दर्द नहीं करेगा? यानी बायो एनर्जी का लेवल क्या होगा ये आज तक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो बार बार ये कहते हैं कि भौतिक विज्ञान पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है, ये बायो एनर्जी है, और वो जैव ऊर्जा की प्राथमिकता करते हैं। हमारे एक बैट्समैन ने आर्ट फोर्स की बात की। आर्ट फोर्स जब आज तक वैज्ञानिक स्तर पर पिछले 2300 सालों से 2300 वर्ष हो गए, 2300 ईयर्स एगो, 2300 वर्षों से अभी तक आर्ट फोर्स को वैज्ञानिक परिवेश में लाया ही नहीं जा सका, तो किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आर्ट फोर्स है? ये तमाम, और सबसे आश्चर्य की बात ये रही जो मेरे पास सूचना आई कि जो इस टीम के मुख्य बैट्समैन थे जिन्होंने अपने कंधे पे बीड़ा उठा रखा था कि ओपनिंग वही करेंगे, उन्होंने अपने आप को विड्रा कर लिया। 2 ओपनर बैट्समैन, नाम तो मैं नहीं लूंगा, सब समझदार हैं कौन गया कौन नहीं गया, 2 ओपनर बैट्समैन मैदान छोड़ के भाग गए, उन्होंने बैटिंग ही नहीं किया, वो अपने आप को वर्चुअल मीटिंग में वो दिखाई नहीं पड़े। और एक तीसरे जो अपने आप को कलकत्ता से बहुत बड़े विद्वान कहते हैं, जो यूनानी के डॉक्टर हैं और इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपनी विद्वता दिखा रहे हैं, उन्होंने भी कुछ बताना चाहा फार्माकोपिया के बारे में, तो उनको भी वही घिसा पिटा और बहुत संक्षिप्त सा जवाब मिला कि आप हमको ये इतिहास भूगोल मत पढ़ाइए, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में टू दी पॉइंट बताइए। लोगों ने सोशल मीडिया पे क्या लिखा वो सब ने पढ़ा, लोगों ने सोशल मीडिया पे लाइव प्रसारण में इंटरव्यू भी सुना, वो सब ने सुना और मैंने भी सुना। मुझे सिर्फ इतना जरूर आभास है और इस बात के लिए मुझे खुशी भी है कि हमारे आईडीसी कमेटी के सम्मानित सदस्य ने मुझे आज फोन करके सुबह फिर कहा कि आप तत्काल इलेक्ट्रोहोमोपैथी के एंजाइम्स थियरी पर अपने 20 पेज और उसका बाकायदे पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके आप इस वीक में पोस्ट कर दें और अपनी दोनों किताबें एक बार उसी कवर में रख दीजिए और वो सीधे आप स्वास्थ्य मंत्रालय के मीणा जी को सीधे भेज दीजिए। और सभी की बातें हो चुकी हैं, सभी की बातें सुनी जा चुकी हैं। आपकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए सिर्फ उनको कुछ मौका चाहिए, कुछ समय चाहिए। वो आपकी बातों को गंभीरता ले रहे हैं। चूंकि मेरी बुक वहां जा चुकी है और मेरी बुक की संख्या सिर्फ 1 थी, मैंने उसकी 21 प्रतियां नहीं दिया था जिसके माध्यम से गई थी, और संभवतः जो आगे आने वाला साइंस लिटरेचर छप रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के अभिलेख आते हैं, उसमें मेरे नाम से एंजाइम्स थियरी के बारे में, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में चर्चा की जा रही है, जो मुझे आज सूचना दी गई। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की लोग मान्यता लेना चाहते हैं या इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मान्यता को लोग रोकना चाहते हैं ताकि इनका धंधा फलता फूलता रहे। मैंने पहले कह दिया कि जिसको मेरी बात बुरी लगे वो क्षमा कर दे, और आप सबकी निगाहें मेरी ओर लगी थी कि मैं क्या कहने वाला हूं। तो मैं बता दूं कि मुझे कुछ करना नहीं है, मैं अपनी पूरी तैयारी कर चुका हूं। ये मेरे 20 पेज तैयार हो चुके हैं और मैं 20 पेज के बाद कुछ पेज मैंने और भी टाइप किया है और ये आज मैंने निकाल लिया है और ये कल मैं स्पीड पोस्ट से इसको भेज रहा हूं। मैंने क्या किया है, मैं तो सिर्फ 2 बातें पूछना चाहता हूं अपने सभी सीनियर और जूनियर साथियों से। जो लोग सीनियर हो भाई, उम्र में सीनियर हो या वर्क में सीनियर हो सकता है, तमाम ऐसे साथी हो भाई जो 38 साल से अधिक, 40 साल 42 साल के भी हूँ, उसमें मैं इस बात को कैसे कह दूं कि मुझसे सीनियर वहाँ नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रैक्टिस में मुझसे सीनियर नहीं है, क्योंकि जितने लोगों के नाम उसमें गए हैं वो लोग, एक भी व्यक्ति अपनी डिस्पेंसरी पर बैठ करके 4 घंटे रेगुलर मेरी तरह पेशेंट नहीं देखता है। वो पेशेंट से नहीं उलझता है, वो पेशेंट के साथ अपना शोध नहीं करता है, वो कागजों में शोध करते हैं, वो केवल सोशल मीडिया पर शोध करते हैं, वो केवल आपस में बैठ करके मीटिंग में शोध करते हैं, लेकिन पेशेंट पर शोध नहीं करते। ये जो बायो एनर्जी की बात हमारे सज्जन कर रहे हैं और फिजिक्स को चिकित्सा विज्ञान बता रहे हैं, अगर आप इनसे कहें
कि मैं अपना एक पेशेंट आपको रेफर कर रहा हूं और पेशेंट को फोन नंबर दे दिए तो पेशेंट से कहेंगे आज मैं दिल्ली हूं, आज मैं बॉम्बे हूं, आज मैं पटना हूं। ये पेशेंट से साक्षात्कार नहीं कर सकते। इनकी दवाएं बिकने के लिए लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे जितने भी साथी हैं वो पेशेंट से साक्षात्कार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से मोह नहीं है, उनको अपने बिजनेस से मोह है। और बिजनेस का मोटो वो जान गए हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत कम जानकार लोग हैं, इस नाते अपनी दवाएं बिक सकती हैं, अपने पेटेंट बिक सकते हैं, अपने डायल्यूशन 1000वां डायल्यूशन तक बिक सकता है। अब आज आईडीसी ने कह दिया ना कि मुझे होम्योपैथी और आयुर्वेद का सिद्धांत मत बताइए, तो फिर डायल्यूशन भी तो कहां से आप लाते हैं? कितने डायल्यूशन क्यों बनाते हैं? मैंने तो बार बार आपसे पूछा है, आप पॉजिटिव निगेटिव की बात क्यों करते हैं? आप टेम्परामेंट की बात क्यों करते हैं? अब आइए हम संक्षिप्त में 3 लाइन में अपनी बात कर लें। और जो साथी सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो को उन तमाम लोगों को फॉरवर्ड भी कर दें जो विभिन्न प्रपोजल कमेटी के मेंबर्स हैं, वो भी सुने आज मेरी इस बात को। और अगर आपके पास आईडीसी को भेजने का कोई नंबर हो तो आप इसको आईडीसी कमेटी को भी और स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी अधिकारी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां जीवित वनस्पतियों की एंजाइम्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि मानव शरीर और पौधों का शरीर दोनों में संरचना समान है, कुछ मौलिक अंतर है और कुछ मौलिक क्रियाओं में अंतर है, लेकिन हमारा बेस सेल है। और सेल के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो चाहे वो मानव शरीर में हो और चाहे वो वनस्पत शरीर में हो, बिना एंजाइम्स के हमारे शरीर की कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। और जब हमारे शरीर की एंजाइम्स की क्रियाशीलता घट जाती है या बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो हमारे वो संबंधित फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अपने आप अप और डाउन करने लगता है, अर्थात हम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाते, अर्थात हमारे बॉडी के सिस्टम होम्योस्टेसिस में नहीं रह पाते हैं और तब हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पौधों वाली एंजाइम को अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं तो चूंकि दोनों के सेल बराबर हैं, दोनों के फंक्शन इक्वल हैं, दोनों के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इक्वल हैं, इस नाते वो एंजाइम तत्काल हमारे कोशिकाओं के एंजाइम्स में मैच कर जाता है और हमारे एंजाइम में इन्वॉल्व हो जाता है और हमारे संबंधित क्रिया को वो तेज या कम करने के लिए मोटिवेट अर्थात उत्प्रेरित करता है। और एंजाइम्स क्रिया में भाग नहीं लेता। अगर क्रिया में भाग लेता, बार बार मैं कहता हूं कि अगर ये क्रिया में भाग लेता तो फिर स्वाभाविक है कि इसका एग्रावेशन होता, साइड इफेक्ट होता, कहीं ना कहीं जाकर के एंजाइम्स ज्यादा होता या कम होता। हमारे जो साथी बायो एनर्जी की बात करते हैं, मैं तो उनसे बार बार पूछता हूं कि मैं आपकी दवाओं को अगर पूरी शीशी में पी जाऊं, जो आप अपनी दवा पेन किलर बेचते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा उसका, उस शीशी को मैं पूरा पी जाऊं तो मेरे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कैंसर है नहीं। और मैं अपनी जो पीछे आप मेरी डिस्पेंसरी देख रहे हैं छोटी सी, इनमें से कोई भी शीशी या कहिए मैं सारी शीशियों को आपके सामने पी जाऊं, मैंने 3 बार इसका डेमो दिखाया है। अगर मुझे रोग नहीं है तो इन किसी दवाओं का मेरे शरीर के किसी भी प्रकार का इसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एंजाइम्स हैं। और अगर आप इसको दवा मानते हैं या विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की चुराई गई पैटर्न की औषधियां मानते हो और इस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का लेवल लगा करके आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं कहते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट भी होगा। और कोई भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर जो फर्जी दवाएं बनाता होगा वो इनमें से 1 शीशी का 10 बूंद भी नहीं पी पाएगा। लेकिन अनिल श्रीवास्तव ये दावा करते हैं, केवल अनिल श्रीवास्तव ही ये दावा कर सकते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, आईडीसी के सामने, स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, भारत सरकार के सामने, कि इनमें से कोई भी शीशी आप उठा लीजिए, चाहे वो आरई हो, चाहे आपका A1 हो, अगर मेरे शरीर में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्या इस बात का दावा हमारे 29 प्रपोजलिस्ट ने कभी किया आईडीसी के सामने? क्या उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी 38 दवाएं ही आज तक क्यों हैं, हम क्यों नहीं 39 दवाओं पर गए? अभी मैं देख रहा था, हमारे एक प्रपोजलिस्ट का एक पेपर मेरे पास था और उसमें उन्होंने बहुत बातें उटपटांग अपने हिसाब से लिखी, लेकिन अंत में उन्होंने अनिल श्रीवास्तव की कुछ लाइनों को इसमें समावेश कर दिया और उन्होंने लिखा, द सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिलोंग टू द प्रिस्क्राइबिंग ऑर्गन रेमेडी टू रिलीव द स्ट्रेस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, दे आर ऑलमोस्ट एवरी रेमेडी फाउंड फॉर द सच वाइटल ऑर्गन एज सच एज। और फिर उन्होंने वही लिस्ट बना दिया जो मेरे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है कि यस 5 फॉर लीवर, यस 3 फॉर स्किन, यस 6 फॉर किडनी, P4 फॉर लंग्स, यस 2 फॉर एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स, यस। अब मैं इनसे पूछूं कि आप ये पाए कहां से? ये डॉक्टर रमाशंकर जी या तो जानते थे या तो अनिल श्रीवास्तव जानते थे, आप कहां से पा गए ऑर्गन वाइज मेडिसिन का डिवाइडेशन? अगर आपने हमारी एंजाइम थियरी को पढ़ा नहीं या डॉक्टर रमाशंकर जी के लिटरेचर को आपने पढ़ा नहीं, मैं मान सकता हूं कि आपकी मेरी बुक आपको ना मिली हो, मैं ये मान लेता हूं, लेकिन आपने रमाशंकर जी की लिटरेचर से इन बातों को चुराया होगा।
तभी तो आपने इसमें लिखा, नहीं तो ये बातें आती कहां से जो आपने आईडीसी को भेजा है। मैं तो दिखा रहा हूं कि आप ही का एक प्रपोजलिस्ट का ये प्रपोजल लेटर है, और उस प्रपोजल लेटर में ये हमारी दवाएं जो हमने ऑर्गन वाइज अपनी बुक में रखा है, जो हमने सिस्टम वाइज रखा है, उसको उन्होंने लिखा। यानी ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये दवाएं ऑर्गन वाइज सिस्टम वाइज हैं। तो अगर ये दवाएं ऑर्गन वाइज सिस्टम वाइज हैं तो फिर एंजाइम्स हैं, क्योंकि एंजाइम्स के अलावा तो सिस्टम को कोई कवर करता नहीं है। और अगर ऐसा कोई कवर करता है तो फिर आप बताइए ना कि आपकी दवाएं इतनी क्विक रिस्पॉन्स क्यों करती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं। ये दवाएं एंजाइम्स इसलिए हैं कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी का पीएच मान एंजाइम्स के पीएच मान को मैच करता है। इन दवाओं के बनाने का जो तरीका है उस पर आईडीसी ने बड़ा कमेंट किया, लोगों ने अपने अपने तरीके बताए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये दवाएं त्वरित गति से कार्य क्यों करती हैं। इसका सीधा सा है, हम इसका न स्पेजरिक प्राप्त करते हैं, न हम डाइल्यूशन प्राप्त करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट प्राप्त करते हैं। एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं निस्यंदन, किसी चीज का निथारना। हम पौधे को सड़ा के गला के उसके निस्यंद को, उसके एक्सट्रैक्ट को प्राप्त करते हैं और ट्रांसपेरेंट क्लियर प्राप्त करते हैं। उसमें कोई कलर नहीं होता है, न लाल, न पीला, न हरा, न मटमैला, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है वो। हम पानी में किसी पौधे को सड़ाते हैं या गलाते हैं। मैं तो अपने घर में ज्यादा पौधे नहीं लगा पाया हूं। अभी कल हमारे कुछ साथी फैजाबाद से आए थे तो उन्होंने कहा कि आपने बड़े पौधे लगा रखे हैं, इनमें कौन कौन से। तो मैंने उनको बताया कि देखिए इतने इलेक्ट्रोपैथिक पौधे मैं कवर कर चुका हूं अपने घर में, और तीसरी बुक में मैंने वही चैलेंज किया है। जो बड़े बड़े संस्थान कैंसर के लिए अपने आप को स्पेशलिस्ट कहते हैं, मैं उन्हीं को चैलेंज कर रहा हूं अपनी कैंसर वाली बुक में। आपने हीमोफीलिया के बारे में कभी चर्चा आईडीसी से किया? क्या हीमोफीलिया का इलाज किसी पैथी में है? लेकिन मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हीमोफीलिया का इलाज डॉक्टर श्रीवास्तव के पास है। अब रोगियों के रिकॉर्ड की बात है। रोगी के रिकॉर्ड मेरे पास फोन नंबर्स हैं, मेरे पास मेरा रजिस्टर रिकॉर्ड है। मैं उन रोगियों को दिखा सकता हूं, उनसे फोन कॉल करा सकता हूं। आप उनका रिकॉर्ड बनाइए ना। अब अगर आईडीसी ये कहे कि आप अपनी दवाओं को एंजाइम साबित करिए, तो मैं क्यों साबित करूं? मेरे पास अगर इतना संसाधन होता तो मैं आज किसी भाभा परमाणु अनुसंधान में या किसी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है वैज्ञानिक होता। मैं तो सरकार को ये कह रहा हूं कि मैंने इन दवाओं को इस प्रकार से शोध किया है, मैंने ये पाया है कि एंजाइम्स के ये लक्षण होते हैं और हमारे शरीर के लक्षण होती है, मैच करते हैं, इसी सिद्धांत पे दवाएं काम करती हैं। अब आपके पास लैब है, आपके पास सरकार है, आपके पास साधन है, आप टेस्ट करिए कि दवाएं एंजाइम्स की तरह काम करती हैं, जैव ऊर्जा की तरह काम करती हैं, कि आउट फोर्स की तरह काम करती हैं। ये काम सरकार का है वर्तमान में हमारे पास संसाधन नहीं है। हमें जब आप मान्यता दे देंगे और उस साधन से हमको बिल्कुल वो उस साधन से हमको युक्त कर देंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि इनका क्या काम है। हमको आप उतने स्पेस दे दीजिए, हमको 115 पौधों का पूरा बगीचा दे दीजिए, हमको सारे इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, हम वहीं पे दवा बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि देखिए हमने ये दवा बनाई है और इसका फंक्शन हम ये मिलाने जा रहे हैं। हम ये भी पूछना चाहेंगे अपने तमाम सीनियर साथियों से, जो लोग तमाम दवाएं बना रहे हैं या कर रहे हैं, वो क्यों यशवंत में 9 पौधे मिला रहे हैं, क्यों डब्ल्यू में 20 पौधे मिला रहे हैं? क्या एक पौधे से उनका काम नहीं चल रहा था? फिर वो कहेंगे एक पौधा तो होम्योपैथी वाले यूज करते हैं। अरे भाई, होम्योपैथी का सिद्धांत अलग है। आप फार्माकोपिया होम्योपैथी की देना चाहते हैं, जितने पेज आप लिखते हो फार्माकोपिया के होम्योपैथी के हैं, आयुर्वेद से मिलते जुलते हैं। यूनानी का भी कुछ सिद्धांत आपने उसमें उतार के रख दिया, क्योंकि बड़े बड़े फार्माकोपिस्ट जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने फार्माकोपिया किताब लिखी। अनिल श्रीवास्तव ने तो कभी लिखी नहीं, लेकिन अनिल श्रीवास्तव ने 3 ही बात बताई है। एक तो हम दवाओं को 37 से 42 डिग्री टेम्परेचर में धूप में रखते हैं, और जब 42 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा अगर होने लगता है तो हम उसको वहां से हटा लेते हैं। हम 37 से 42 के बीच में उसको रखते हैं। रात में हम उसको अंदर कर लेते हैं, फिर बाहर कर देते हैं। जब हमारा पौधा सड़ जाता है, गल जाता है, हम उसको छान के अलग कर देते हैं। जो बचा रहता है एक्सट्रैक्ट, उसी में वही पौधे का वही पार्ट हम फिर डाल देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि पौधा सड़ने से अपने आप को रोक न ले। यह प्रक्रिया ना तो फर्मेंटेशन है, न तो ये डिस्टिलेशन है। हमारे तमाम साथी अपने अपने लैब को दिखाते हैं कि वो दवाओं को खौला रहे हैं, पानी के खौला रहे हैं, फिर डिस्टिल बना करके उसको भाप से निकाल रहे हैं। वो कैसे इलेक्ट्रोहोमोपैथिक दवा हो गई? इलेक्ट्रोहोमोपैथिक दवा अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ गई तो इलेक्ट्रोहोमोपैथिक दवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एंजाइम्स नहीं हो सकते। एंजाइम 42 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर के अपना पीएच मान खो देंगे। हमारे बॉडी में 37 से 42 डिग्री तक जाते जाते हमारे शरीर का टेम्परेचर ही घट बढ़ जाएगा। हमारे पास वो दवाएं कैसे काम करेंगी? फिर हम टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? ये तमाम अनछुए सवाल हैं, जिसको हम कह सकते हैं अनछुए सवाल हैं, जिनको अनटच कहा जा सकता है। अनटच क्वेश्चंस हैं, जिनके बारे में ना तो हमारे साथी गंभीर हैं और ना इन बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। वो जानते हैं
कि ये दवाएं तेज काम करती हैं, ये दवाएं इलेक्ट्रॉन की गति से काम करती हैं, फिर भी वो कहते हैं नहीं नहीं ये इलेक्ट्रॉन की गति से कार्य नहीं करती हैं, ये तो जैव ऊर्जा है और ऊर्जा जो है बहुत तेज भागती है, आदिशक्ति बहुत तेज भागती है। वो इसको इलेक्ट्रॉन के, ये सूर्य की ऊर्जा के फोटान को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं मान सकते। वो सोडियम पंप सिस्टम को बॉडी में नर्वस सिस्टम पे काम करने के फार्मूले को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने समर्थन कर दिया तो नेम एंड फेम डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को चला जाएगा। मेरे भाई, मैं आज भी सबसे निवेदन करता हूं कि इलेक्ट्रोहोपैथी को मान्यता दिला दीजिए। मुझसे एक बार इलेक्ट्रोहोपैथी के एक्सपर्ट के रूप में आईडीसी के विशेषज्ञ से मेरी जरा वार्ता हो जाने दीजिए, मुझे लेके चलिए, लेकिन वहां पे विरोधाभास ना हो। और मान्यता मिल जाए तो मान्यता इलेक्ट्रोहोपैथी को मिलेगी, ना कि अनिल श्रीवास्तव को मिलेगी। या अनिल श्रीवास्तव को कोई श्रेय मत दीजिए। मैं एक संक्षिप्त कार्यकर्ता के रूप में आपका वकील होकर के वहां लड़ सकता हूं। हाल आप मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 2017 से आज तक मेरी आलोचनाओं को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, आपकी थीम डाउन हो रही है। यहां पर वर्चस्व यही है कि एक साथी सोच रहा है कि मेरी जैव ऊर्जा को इलेक्ट्रोहोपैथी मान ली जाए, एक साथी सोच रहा है मेरे आर्ट फोर्स को मान लिया जाए, एक साथी सोच रहा है कि इसको वाइटल फोर्स मान लिया जाए। और अनिल श्रीवास्तव को साथ ले जाने से इसलिए नकार रहे हैं कि एमएससी है, जूलॉजी से पढ़ा है, इसको जूलॉजी पढ़ने में एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एंजाइम्स और सब कुछ ज्ञान है, इसको एक एक अंगों का ज्ञान है, तो ये वहां पे जाकर के बगिया उधेड़ देगा और हम लोगों की जो ऊर्जा है वो बेकार हो जाएगी, हम लोगों की विद्वता बेकार हो जाएगी। यहां पे एक बॉटनी आप एक बॉटनिस्ट ले चलिए, एक जूलॉजिस्ट ले चलिए, एक केमिस्ट ले चलिए, इन्हीं तीन की जरूरत है। और ये तीनों में से जूलॉजिस्ट मैं खुद हूं, आप एक बॉटनिस्ट अच्छा ले लीजिए, एक केमिस्ट अच्छा ले लीजिए, और पहले हम तीनों आपस में बैठ करके उस पर डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के बाद फिर हम आईडीसी कमेटी के समक्ष अपनी बातों को रख दें, और फिर हम देखें कि आईडीसी किन बातों पे हमको नकार पाती है। हम कटोक्ष के कहने पर इलेक्ट्रोहोपैथी की मान्यता से पीछे हट जाएंगे क्या? कटोक्ष अगर इलेक्ट्रोहोपैथी को एलोपैथी के आधार पे हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं उनके सवाल जवाब को एंजाइम थ्योरी पर उसी तरीके से उनको आप घेरने का प्रयास करूंगा जैसे वो आज आप सबको घेर रहे हैं। मैं उन्हीं से कहूंगा कि आप बताइए एंजाइम्स क्यों नहीं है, आप स्वयं बताएं कि एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, जो मैं बता रहा हूं उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप बताएं कि एंजाइम्स का पीएच वैल्यू क्या होता है, एंजाइम्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हमारे ब्लड लिम्फ की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हमारे D1 D2 क्यों नहीं दवा में यूज किए जाते, क्यों D3 यूज किया जाता है। मैं तो उन्हीं से सवाल करने लगूंगा कि अब आप ही बता दो, हमें कुछ नहीं आता, हम लोग अनपढ़ गंवार आदमी है, इलेक्ट्रोहोपैथी में सब अंगूठा छाप है। तो आपने सवाल किया है और आप कहते हैं अंग्रेजी में लिख के दो। भारत सरकार मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल एजुकेशन देने जा रही है, किताबें उसकी जारी कर दी गई, और स्वास्थ्य मंत्रालय का जो अधिकारी है कटोक्ष, वो कहते हैं इंग्लिश में हमको 21 प्रतियां दीजिए। उनको हिंदी का ज्ञान नहीं आता है, वो हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं, तो हम भी अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है हिंदी में बात करता है, अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में जाते हैं हिंदी में बात करते हैं, तो क्या उनकी बेइज्जती हो जाती क्या? या उनको अंग्रेजी आती नहीं है? कटोक्ष साहब अंग्रेजी में बोलते रहे मुझसे, मैं सारे जवाब हिंदी में दूंगा, मैं एक भी अंग्रेजी में जवाब नहीं दूंगा। मैं उनकी अंग्रेजी समझता हूं, मैं उनको अंग्रेजी में जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ना हिंदी में अंग्रेजी में लिखूंगा और ना ही अंग्रेजी में बोलूंगा। मैं जवाब हिंदी में ही दूंगा और हिंदी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि भाषा वो होनी चाहिए जो हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर ले जाएं, सामने वाले को उलझाने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। और आईडीसी कमेटी के मेंबर्स हमारे मेंबर्स को उलझा रहे हैं और ये उसमें उनके मायाजाल में उलझ चुके हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि आप इलेक्ट्रोहोपैथी की मान्यता के लिए एक मत हो जाइए, और आज भी मैं कहता हूं मुझे किसी से कोई दुराग्रह नहीं है। आप लोगों को मुझसे हेट घृणा हो सकती, मुझे किसी से कोई घृणा नहीं है। एक अकेला थक जाएगा, साथी बोझ उठाना, मिलकर हाथ बढ़ाना। मैं तो इस सिद्धांत में चलता हूं कि हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन एक दिन, लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तब। मैं आपका साथ देने को तैयार हूं अगर आप हमें मन से स्वीकारते हैं और आपको लगता है कि अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोपैथी की मान्यता में एक अहम कड़ी बन सकते हैं हमारे साथ के रूप में, साथी के रूप में, तो मैं सदैव आपके साथ हूं। बस रिक्वेस्ट इतना है कि वहां पे मतभेद, मनभेद और दुराग्रह की भावना ना हो, नहीं तो मैं अकेला अपना जो कर रहा हूं मैं करूंगा, मुझे जो करना है करूंगा। पिछले 2 सालों में मुझे जो लोकप्रियता मिली है वो आप सबके विरोध करने के बावजूद मिली है। जितना आप सब ने मेरा विरोध किया उतने मेरे प्रशंसक बढ़ते चले गए, मेरे रोगियों की संख्या बढ़ती चली गई। पता नहीं आप लोग कैसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोपैथी में दवाएं डॉक्टर नहीं भेजते। यहाँ तो मैं कुरियर करते करते, पैकेट बनाते बनाते परेशान हूं। आज भी मुझे हैदराबाद और अलीगढ़ को दवा भेजनी है। हमारे रोगी हमसे कुरियर में कह रहे हैं नहीं दवा आप ही देंगे, और दवाएं जो जा रही हैं उसका परिणाम भी लोग बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रोहोपैथी में आप काम करें
और काम के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जो अपना अपना सिद्धांत, अपना अपना राग आप आलाप रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये सेमीफाइनल आप हार चुके हैं और फाइनल मैच की कल्पना न करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आपके द्वारा किए गए इस तरीके के प्रयास में। प्लीज कृपया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एंजाइम सिद्धांत में मानने पर मेरा साथ दीजिए और मान करके भारत सरकार को झुकाने का प्रयास में मेरा साथ दीजिए। देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता दिन दूर नहीं जबकि जल्दी हो जाएगी। अहम बात यह है कि अनिल श्रीवास्तव को केवल 2 लोग अपने गले के नीचे नहीं उतारना चाहते, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही कि कहीं सिद्धांत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव न चला जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि आईडीसी ने आपकी कहानियों को पढ़ लिया, समझ लिया। आज मेरी आईडीसी के मेंबर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जितने प्रपोजल आए हैं हम लोगों ने इतना गहन अध्ययन किया, जितना उन्होंने लिखने में अध्ययन उसका ध्यान नहीं दिया होगा, उससे ज़्यादा हम लोगों ने उसको पढ़ने में ध्यान दिया है। और किसी भी पॉइंट पर हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट सही है। मैंने कहा मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है जो मैंने आपको लिख के दिया। उन्होंने कहा आपके बारे में तो अभी हम लोग उंगली ही नहीं रख पाए हैं। ये मेरा अहंकार नहीं, ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा आपकी बातों पर हम लोग उंगली इसलिए नहीं रख पाए कि आपकी बातें केवल अकेली हैं और उन लोगों की हर बातें एक दूसरे से मैच कर रही हैं। इस नाते उनकी बातों को तो हम लोगों ने नकार दिया है। आपकी बातों पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये बात हो सकती है, और उसी पर आपसे कुछ सवाल जवाब अभी और किए जा सकते हैं। तो मैं तो तैयार बैठा हूँ, हमेशा तैयार बैठा हूँ। और कल मैं अपना ये लिटरेचर कल और परसों में अगर तैयार हो जाता तो मैं इसको मंडे को हर हाल में पोस्ट कर दूंगा स्पीड पोस्ट से स्वास्थ्य मंत्रालय को और भारत सरकार को और प्रधानमंत्री कार्यालय को, राष्ट्रपति कार्यालय को भी दूंगा, ताकि आईडीसी कमेटी ये ना कहे कि मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यालय से भी ये फॉरवर्ड करके उन्हीं के पास आएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड करके उन्हीं के पास जाएगा। तो बस आज मैंने आपको कहानी का यथार्थ बताया है, और आगे अगर यही हाल रहा और हमसे लोगों की नफरत बढ़ी रही, लोग मुझसे नफरत करते रहे या मुझसे फोन कॉल करने में शर्माते रहे, मुझसे डिस्कस करने, पहले मैं तो चाहता हूं कि हमारे साथी हम ही से फोन कॉल करके इस पे चर्चा कर लें, वर्चुअल मीटिंग कर लें, वीडियो कॉल कर लें या जूम मीटिंग कर लें, हमसे बात करें, अभी आपस में ही बात कर लें, और आपस में बात करने के बाद एक निष्कर्ष निकाल लें, फिर हम आईडीसी से लड़ें। हम अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी बैलगाड़ी लेकर के आईडीसी के दरवाजे पर क्यों खड़ चले गए, जो हमारे पास वो मटेरियल ही नहीं था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं शुक्रवार को आपके नए क्लास के रूप में, और हम सामयिक बातों पर चर्चा करने के लिए जाने जाते हैं। इस नाते मैंने आपसे ये बात कही और आज के क्लास के लिए आप सबको आमंत्रित किया। और तब तक के लिए शुक्रवार तक फिर मिलते हैं। अपने इस प्यारे साथी को इजाजत देने से पहले मेरा फोन कॉल नंबर उन श्रोताओं के लिए जो हमारा नहीं जानते हैं 9793252355, हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों यही है। हमारे बुक के लिए या मेडिसिन के लिए हमारा फोन पे नंबर है 9450563748। इस पर आप पेमेंट भेज के अपना एड्रेस, पिन कोड नंबर भेज सकते हैं। आपकी बुक, आपकी दवाइयां आपके घर बैठे पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। तो बस इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं शुक्रवार को किसी नए रोग पर चर्चा करते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस क्षेत्र में। तब तक के लिए अपने प्यारे साथी डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।